Welcome to Study Go with Zenat. For more videos, subscribe the channel and for latest update, follow us on Telegram and Instagram. अगर आपको इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस चाहिए तो वो सारी वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपीसी के चैप्टर नंबर 20 में ऑफेंसेस बताए गए हैं जो कि मैरिज के संबंध में किए जाते हैं, जो कि शादी ब्याह से संबंधित जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जो भी अपराध होते हैं, उनका जिक्र किया गया है चैप्टर नंबर 20 ऑफ आईपीसी में। इस चैप्टर में सेक्शन 493 से लेकर 498 तक के प्रोविजन दिए गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 493 एंड 496। ये वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइगैमी यानी कि सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495। भाई बाइगैमी का मतलब क्या है? बाइगैमी का मतलब है, अगर मैं बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपली इसका मतलब ये है कि भाई अपनी औरत के होते हुए किसी और औरत से शादी करना या फिर अपने आदमी के होते हुए किसी और आदमी से शादी करना, क्या है? बाइगैमी है। ये सिंपल टर्म्स में ये डिफाइन किया गया है बाइगैमी को। मतलब जब आप लीगली मैरिड हो किसी और के साथ, फिर आप किसी और से शादी कर रहे हो। जब भाई किसी अन्य के साथ आप लीगली मैरिड हैं तो उसके बावजूद भी आप किसी पर्सन से शादी कर रहे हैं, लाइक कोई आदमी है तो वो किसी महिला से शादी कर रहा है अपनी पहली बीवी के होते हुए, या फिर कोई औरत है जो किसी आदमी से शादी कर रही है अपने पहले आदमी के होते हुए, अपने पहले पति के होते हुए किसी और आदमी से वो शादी कर रही है, तो इस चीज को कहते हैं बाइगैमी। इन अदर वर्ड्स जो बाइगैमी है उसको डिफाइन किया जा सकता है कि दूसरी शादी बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टनर, यानी कि भाई जब जिस व्यक्ति से पहली शादी हुई थी उसके जिंदा रहने के बावजूद भी, उसके होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं, किसी और से शादी कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपकी सेकंड मैरिज है, ये दूसरी शादी है और ये एक ऑफेंस है जिसको हम बाइगैमी कहते हैं, जो कि आईपीसी के तहत एक अपराध है। तो यहाँ पर हिंदू लॉ में जो मैरिज है उसको एक क्या माना जाता है? संस्कार माना जाता है, सेक्रामेंट माना जाता है। तो यहाँ पर इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले स्थिति कुछ और ही थी। मतलब पहले पॉलीगैमी वगैरह चलता था, हिंदू मैन जो है वो एंजॉय करते थे, पॉलीगैमी बिल्कुल कॉमन था और सोशली एक्सेप्टेबल था। बट अब जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो चुका है आफ्टर द पासिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और इसी एक्ट का सेक्शन 5 जो है वो ये क्लियरली स्टेट करता है कि A marriage could be valid only if neither of the party has a living spouse at the time of marriage। यानी कि शादी के समय दोनों पक्षकारों में से किसी का भी अगर स्पाउस लिविंग नहीं है, जीवित नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन जो शादी है दोनों पक्षकारों के बीच में हुई वो वैलिड होगी, वो मान्य होगी। एंड सेक्शन 11 ये कहता है कि भाई अगर सेक्शन 5 में जो बात है उसके कॉन्ट्रवेंशन में अगर शादी होती है तो वो क्या होगी? वो नल एंड वॉइड होगी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में ये कहता है सेक्शन 11 कि सेकंड मैरिज जो है ना वो, यानी कि दूसरी शादी अगर की जाती है तो वो क्या होगी? वो नल एंड वॉइड, शून्य होगी। इसके बाद सेक्शन 17 ये प्रोवाइड करता है कि भाई अगर क्या होता है कि जो पार्टीज हैं वो पति या पत्नी के होने के बावजूद भी क्या करते हैं? शादी करते हैं, ब्याह रचाते हैं, तो तब उनके ऊपर क्या लगेगा? सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी उनके ऊपर लगेगा। तो ये कुछ प्रोविजन थे द हिंदू मैरिज एक्ट के। बट यहाँ पर अगर हम बात करें मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स में जो मेल्स होते हैं, मुस्लिम पुरुष जो होते हैं, उनके ऊपर ये ऑफेंस अप्लाई नहीं होता है, बाइगैमी का सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। अगर वो क्या करते हैं, 4 महिलाओं से भी शादी कर लेते हैं तो तब भी ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर मुस्लिम जैसे कि गवर्न होते हैं शरीयत एक्ट 1937 के तहत, और ये कहा जाता है कि भाई जो शरिया लॉ है वो मुस्लिम्स के लिए लॉ ऑफ द लैंड है, और मुस्लिम्स गवर्न होते हैं बाय व्हाटएवर इज स्पेसिफाइड इन कुरान। कुरान में जो भी लिखा है उससे मुस्लिम्स गवर्न होते हैं, जिसके तहत ये स्टेट किया गया है कि भाई एक आदमी जो है वो शादी कर सकता है 4 महिलाओं से सेम टाइम पर, और वो भी सिर्फ तभी जब वो उनकी केयर कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो बाइगैमी का ऑफेंस है ये सभी रिलीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है, सभी पर्सनल लॉ के ऊपर अप्लाई होता है उनके, बट जो इस्लाम है वहां पर ये अप्लाई नहीं होता है। इस चीज के ऊपर अभी हम और डिस्कशन करेंगे। पहले अभी हम सेक्शन 494 पढ़ लेते हैं आईपीसी का। ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि भाई जो कोई भी हस्बैंड या फिर वाइफ, पति या फिर पत्नी के जीवित होते हुए
शादी करेगा किसी ऐसी दशा में जिसके तहत उसका जो शादी है वो इस रीज़न की वजह से कि भाई वो ऐसे हस्बैंड या वाइफ के जीवन काल में किया गया है, वॉइड होता है, तो भाई जो कोई भी यहाँ पर शादी किया है वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 7 साल तक, एंड वो यहाँ पर फाइन देने के लिए भी लायबल होगा। तो ये कहा गया है सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में। इस सेक्शन में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि भाई सेक्शन 494 कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई वहाँ पर नहीं होगा जहाँ पर जो पहला पति है या फिर पत्नी है वो मर गई है, तब आप शादी करो, तब नहीं अप्लाई होगा। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये तब अप्लाई नहीं होगा जब जो पहली शादी है वो ही क्या कर दी गई है, वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है, शून्य घोषित कर दी गई है बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, यानी कि सक्षम अधिकारिकता वाली न्यायालय के द्वारा। अगर जो पहली मैरिज है, पहली शादी जो है वो ही क्या कर दी गई है, वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है, तो तब दूसरी शादी के ऊपर आपका बाइगैमी का ऑफेंस नहीं लगेगा, आप पनिशेबल नहीं होंगे दूसरी शादी करने के लिए। या फिर तब आपका ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर क्या होता है कि जो पहली शादी है वो डिसॉल्व हो गई है बाय दी डाइवोर्स, यानी कि तलाक हो गई है, विवाह विच्छेद हो गया है, तो भाई तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। तब अगर विवाह विच्छेद के बाद शादी करी जा रही है तो तब नहीं लगेगा। और नेक्स्ट है, ये तब भी नहीं लगेगा जब जो पहला स्पाउस है वो मतलब काफ़ी टाइम तक, लगभग 7 सालों तक, 7 सालों के ड्यूरेशन तक कंटिन्यूअसली किसी के द्वारा सुना नहीं गया है, मतलब उसका पता ही नहीं है 7 सालों तक वो एब्सेंट है, 7 साल हो गए, कुछ पता ही नहीं है कहाँ चला गया है ये चीज़। तो तब इस सिचुएशन में अगर 7 साल होने के बाद क्या किया जाता है, शादी की जाती है दूसरी, और दूसरे व्यक्ति जिससे शादी कर रहे हैं उसको बता दिया जाता है कि भाई ऐसे हमारी पहले शादी हो गई थी और फिर जो हमारा हस्बैंड था या फिर जो हमारी पत्नी थी 7 साल हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है, ये वो सो। तो तब ये तथ्य बताकर अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो तब सेक्शन 494 नहीं लगेगा। और अगर ये तथ्य छुपाया जाता है जिससे आप दूसरी शादी कर रहे हो कि भाई आपकी पहले शादी हो रखी थी, ये तथ्य अगर आप छुपाते हो तो तब आपके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है चीटिंग की, कि भाई आपने चीटिंग किया है। और साथ ही ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो सेक्शन है ना 495 या फिर ऐसे कह लो बाइगैमी का जो ऑफेंस है ये अप्लाई नहीं होता है स्केड्यूल ट्राइब्स के ऊपर भी नहीं अप्लाई होता है, उनके जो कस्टमरी लॉ वगैरह हैं वो अप्लाई होते हैं उनके ऊपर, ठीक है, ये नहीं अप्लाई होता है सेक्शन, ठीक है, स्केड्यूल ट्राइब्स वगैरह के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। इस सेक्शन का एक और एक्सेप्शन ये भी है कि भाई ये जो सेक्शन है ये मुस्लिम पुरुषों के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, मुस्लिम मेल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। मुस्लिम मेल्स क्या कर सकते हैं, वो एक ही टाइम पर 4 महिलाओं से शादी कर सकते हैं, 4 महिलाओं से ब्याह रचा सकते हैं, वो भी तब जब वो उनकी केयर करने के लायक हों। भाई दिस इज़ नॉट फेयर, मतलब मेरे को ये चीज़ गलत लगती है। अब गलत क्यों लगती है ये आपको पता ही है, और कुछ लोगों को ये गलत नहीं लगती है, अब उनको भी पता ही है उनको क्यों गलत नहीं लगती है। बट अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली सोचो और लीगली भी देखो तो ये गलत है, एक तरीके से, पूरी तरीके से गलत है। भाई सभी के ऊपर जब अप्लाई हो रहा है, सभी रिलीजन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो मुस्लिम्स के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए। हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीज, चाहे वो किसी भी जेंडर के क्यों ना हो, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उन सब के ऊपर ये अप्लाई होता है, सेक्शन 494 अप्लाई होता है। और मुस्लिम फीमेल्स के ऊपर भी अप्लाई होता है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई होता है। तो भाई मुस्लिम मेल्स के ऊपर भी ये अप्लाई होना चाहिए। इसीलिए आज की रिक्वायरमेंट क्या है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसके तहत जितने भी धर्म हैं उन सब धर्म को मतलब एक ही लॉ से गवर्न किया जाए। ये आज की रिक्वायरमेंट है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की रिक्वायरमेंट है। अब आप ये बताइएगा कि यूसीसी का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में किया गया है संविधान के। एक केस था अब्दुल घानी वर्सेस अजीजुल हक 1911 का। इस केस में बात हेल्ड हुई थी कि अगर कोई मुस्लिम महिला इद्दत पीरियड के भीतर, यानी कि इद्दत पीरियड के दौरान ही शादी कर लेती है, मतलब पति से डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स होने के बाद 4 महीने का इद्दत पीरियड चलता है, तो उस इद्दत के दौरान ही अगर महिला क्या कर लेती है, शादी कर लेती है, तो वो बाइगैमी नहीं होगा। ये बात हेल्ड हुई थी इस केस में।
तो जैसे कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को छोड़कर बाकी सब धर्म में और स्केड्यूल ट्राइब्स को छोड़कर बाकी सब जो धर्म वगैरह हैं उनमें जो बाईगैमी एक ऑफेंस माना जाता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं कि भाई अब शादी कर लेंगे, दूसरी शादी हो जाएगी क्योंकि मुस्लिम में तो अलाउड है। तो यहाँ पर ये चीज़ मत करना, ये गलती मत करना आप, क्योंकि इस गलती की सज़ा मिलेगी, बाईगैमी आपके ऊपर भी लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर रिलीजियस कन्वर्जन होता है फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग सेकंड मैरिज तो ये भी बाईगैमी है। ये सवाल का जवाब दिया गया था सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में, और एक और लेटेस्ट केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसको नोट कर लेना। तो बात ये हेल्ड हुई थी इस लैंडमार्क केस में कि भाई अगर कोई आदमी जो मुस्लिम ही नहीं है, ठीक है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है अपना रिलीजन इस्लाम में, किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य के लिए कि भाई वो दूसरी शादी कर लेगा, ठीक है, विदाउट लीगली डाइवोर्सिंग हिज फर्स्ट वाइफ, अपनी पहली पत्नी से तलाक लिए बिना, ठीक है, क्या कर लेगा, शादी कर लेगा दूसरी। तो इस पर्पस के लिए वो अपना धर्म अगर क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है मुस्लिम में, तो तब जो मैरिज वो वॉइड मानी जाएगी, तब इलीगल मानी जाएगी वो मैरिज, और यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर पनिशमेंट लगेगी आईपीसी के सेक्शन 494 की, वो व्यक्ति पनिशेबल होगा, भले ही उसने रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, बट उसको पनिशमेंट ऐसे ही दी जाएगी जैसे कि मान लो उसने कोई धर्म परिवर्तन किया ही नहीं है। और यहाँ पर जो सेकंड वाइफ होगी वो एंटाइटल नहीं होगी किसी भी तरह के हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसमें किसी तरह के राइट के लिए या फिर किसी तरह के शेयर के लिए एंटाइटल नहीं होगी, बट वो इंटरिम मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से। ये बात हेल्ड हुई थी सरला मुदगल के केस में। अब मान लो दूसरी शादी जो की गई थी उसके तहत बच्चे पैदा हो गए हैं, अब उन बच्चों का क्या भाई, तो एक केस था आर एंड अनदर वर्सेस मल्लिकार्जुन एंड अदर्स 2011 का। इस केस का पूरा नाम पढ़ लेना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हेल्ड की थी कि अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं जो सेकंड शादी की गई है उसके दौरान, तो तब वो बच्चे फादर की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें इनहेरिटेंस का राइट रखेंगे। सेक्शन 494 के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो भाई ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय अपराध है, मतलब विदाउट वारंट आपको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं ये सेक्शन 2L ऑफ CRPC में बताया गया है। दूसरी चीज़, ये जो ऑफेंस है ये बिलेबल ऑफेंस है, मतलब बेल मिल जाती है। और बिलेबल ऑफेंस क्या होता है ये सेक्शन 2A ऑफ CRPC में डिफाइन किया गया है। और ये जो ऑफेंस है इसका ट्रायल चलेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की अदालत में, और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन सो मैरिंग विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कि भाई अगर पति या फिर पत्नी जो भी हैं वो क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो इस ऑफेंस को विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कंपाउंड किया जा सकता है। अब सेक्शन 495 ऑफ IPC क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो बाईगैमी का ऑफेंस अभी हमने डिस्कस किया ना सेक्शन 494 में, उसका ये एग्रावेटेड फॉर्म है सेक्शन 495। ये कहा गया है कि भाई ये जो ऑफेंस था सेक्शन 494 में डिस्क्राइब, अगर इस ऑफेंस को कमिट किया जाता है विद द कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज, कि भाई पहले शादी हो रखी थी उस तथ्य को छुपाकर, किस पर्सन से जिसके साथ सब्सिक्वेंट मतलब दूसरी शादी की जा रही है उससे छुपाकर इस तथ्य को कि भाई वो पहले से ही शादीशुदा है, अगर क्या किया जाता है बाईगैमी का ऑफेंस कमिट किया जाता है, तो वो व्यक्ति सेक्शन 495 ऑफ IPC के तहत पनिश किया जाएगा। और जो पनिशमेंट दी गई है ना इस सेक्शन में वो थोड़ी इनहेंस है, वो एज कम्पेयर टू सेक्शन 494 ज्यादा है। तो अब यहाँ पर पनिशमेंट क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा सिंपल या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट का, जो कि एक्सटेंड हो सकेगी 10 साल तक, यानी कि 10 सालों तक का कारावास हो सकेगा, सरल या फिर कठोरतम। और वो व्यक्ति यहाँ पर फाइन देने के लिए भी लायबल होगा जो कि सेक्शन 495 के तहत ऑफेंडर है। और यहाँ पर आप ये जो हमने ऑफेंस डिस्कस किए हैं ना आज के वीडियो में, बाईगैमी एंड सेक्शन 495, इनके साथ आप कनेक्ट कर लेना सेक्शन 198 ऑफ CRPC। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आपको यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ कि ये सेक्शन आप CRPC का कनेक्ट कर लेना और
एक बार डायरेक्ट में पूरा सेक्शन, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है, पढ़ लेना इसको। सिंपली कहा यही गया है पहले इस सेक्शन में, जो ऊपर की लाइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई कोई भी कोर्ट चैप्टर नंबर 20 ऑफ आईपीसी में जो ऑफेंस बताए गए ना, मैरिज के अगेंस्ट होने वाले ऑफेंस, उनका संज्ञान नहीं लेगी, उनका जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी, कोई भी कोर्ट उनका कॉग्निजेंस नहीं लेगी, जब तक कि उस ऑफेंस के जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित है, वो क्या ना कर दे, कंप्लेंट ना कर दे, तब तक कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब यहाँ पर सेक्शन 495 के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये भाई नॉन कॉग्निजेबल है, विलेबल है, ट्रायल इसका चलेगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के समक्ष, और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि ये असामान्य अपराध है, समझौता नहीं होगा यहाँ पे। समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है बाईगैमी यानी कि सेक्शन 494 एंड 495। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लास्ट वीडियो में हमने ये सेक्शन डिस्कस किए थे और नेक्स्ट वीडियो में हम अडल्ट्री डिस्कस करेंगे। अडल्ट्री वाले सेक्शन 497 एंड 498 भी हम इसी के साथ निपटा देंगे। और यहाँ पर चैप्टर आपका 20 जो है मैरिज से संबंधित ऑफेंसेस से जो डील करता है, ये चैप्टर आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भी आईपीसी की वीडियोस हमने बनाई हैं, अगर आपको वो चाहिए सारी की सारी, तो एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। अब आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू। हे गाइस, जिस तरीके से हमने आईपीसी का वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है एंड जैसे ही वो एंड हो जाएगा, तो अभी हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, ई बुक तैयार कर रहे हैं इन सारे लेक्चर्स का जो कि हमने यूट्यूब पर प्रोवाइड किए हैं आईपीसी के। तो जैसे ही ई बुक तैयार हो जाएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी 15 अगस्त तक आपका आईपीसी का ई बुक तैयार कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को उसको परचेस करना है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो उसको परचेस कर सकते हैं। उसको परचेस करने के लिए आपने क्या करना होगा, 15 अगस्त 2020 के बाद मुझे आपको मेरे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा। मेरा ईमेल एड्रेस है znt70600@gmail.com और ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। वहाँ पर आपने मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें आईपीसी के नोट्स चाहिए। देन मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपने पे करना है और आपको आईपीसी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर का ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आईपीसी के ई बुक का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ होगा। आपने 100 रुपीज़ मुझे पे करने होंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एविडेंस का हमने ई बुक तैयार कर ही लिया है, पूरा हो चुका है। सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के जो नोट्स हैं हमारे वीडियो लेक्चर के, अगर आपको वो चाहिए एक ही ई बुक में तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। वो भी 100 रुपये में मिलेगा और उसके लिए आपने मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल करना होगा कि मैम हमें एविडेंस का ई बुक चाहिए। तब मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से आपने पे करना है एंड देन आपको ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा।